दोस्तों नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। आप सभी का स्वागत है मिशन सवेरा क्लासेस में। जैसा कि जो परिस्थितियां आज की चल रही हैं, ऐसी परिस्थिति में सीखना एक बहुत ही महत्वपूर्ण फैक्टर बन चुका है हमारी लाइफ का। हम सीखेंगे नहीं तो वर्तमान परिस्थितियों में इतने कारक घूम रहे हैं हमारे चारों तरफ कि वो आपको कहीं न कहीं डोमिनेट करेंगे। जैसे डर, इस समय डर इतना ज्यादा लोगों के अंदर बैठ रहा है, फलीभूत हो रहा है कि मत पूछिए। तो आज के समय में, आज मिशन सवेरा क्लासेस के रूप में जो प्लेटफॉर्म आपके सामने आज पहला क्लास के रूप में आ रहा है, उसका कारण मैं आपको बता दूं कि यही है। मैं अपने बारे में बता दूं, मैं प्रमोद कुमार सिंह, भूतपूर्व सैनिक, सेना में मैं इंस्ट्रक्टर था। वहाँ से आने के बाद वर्तमान में मैं सहायक अध्यापक के पद पर कार्यरत हूँ वाराणसी डिस्ट्रिक्ट में। इन परिस्थितियों में जब हमारे अंदर एकदम डर व्यापित हो चुका है, समा चुका है, इन परिस्थितियों में मुझे लगा कि घर में बंद होने से काम नहीं चलने वाला है, उठो जागो और चलो। अब इस समय जो मेरा प्रोफेशन है उसके हिसाब से मेरा काम अध्ययन और अध्यापन का है। चूंकि अभी जल्दी ही में हम लोगों ने चुनाव कराया है, मतगणना की ड्यूटी की है और सामान्य लोग जो है वो भी भयभीत है। तो हम लोग तो ऐसी भीड़ से निकल के आए हैं कि निश्चित रूप से भय होना लाजमी है। लेकिन मैं उन दोस्तों के साथ हूं जो इन परिस्थितियों से लड़ रहे हैं, उनके साथ उनको मनोबल देने के लिए मैंने ये प्लेटफॉर्म शुरू किया है। इस पर अध्ययन और अध्यापन का कार्य जारी होगा, चलता रहेगा। हम ऐसे शिक्षकों से अनुरोध करते हैं जो चाहते हैं कि एक प्लेटफॉर्म के रूप में हमको मिले, एक सहयोगी के रूप में मुझे भी आवश्यकता है, वो लोग भी आगे आए, हम पढ़ेंगे, पढ़ाएंगे, एक ग्रुप बना के चलते रहें। क्योंकि यहाँ से जब हम हटते हैं तो हम जैसे ही इस कमरे के बाहर जाते हैं तो कहीं किसी टीवी में चल रहा है कि इतने ऑक्सीजन वहाँ नहीं मिल रहा है, इतने लोग यहाँ से मारे काल के गाल में समा गए। ये हमारे सामने की बातें हैं, ये कोई सोचने या कोई समझने वाली बात नहीं है। ये हमने देखा है, हमसे कम उम्र के हमारे ही साथी मतदान करा के आए हैं, कुछ काल के गाल में समा गए, कुछ अभी भी जूझ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे में हमको केवल अपने मनोबल को बना के रखना है, तभी हम सफल हो पाएंगे और इस कोविड को हरा के वापस चाइना में ही हम भेज पाएंगे। और हमको यही करना है, इस चाइना में ही भेजना है। वो चिंग चांग चुंग चांग करते रहे कोविड को लेके, हमको इस कोविड की आवश्यकता नहीं है। हम लड़ेंगे और जीतेंगे। इससे सावधान रहने की आवश्यकता है, डरने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। क्योंकि अभी 15 तारीख के चुनाव जौनपुर में था, मैं मतदान के लिए गया था। मेरा होम डिस्ट्रिक्ट है। मेरे बचपन के दोस्त, बचपन के इतने मधुर वाणी के राजा, और क्या क्या मैं उनको उपाधियाँ, इतने उपाधियाँ मेरे पास इस समय वर्तमान में ऐसे शब्द नहीं है जिससे मैं उनको विभूषित कर सकूं। वो बेचारे 14 की शाम को मुझसे मुलाकात हुई और 15 को चुनाव था। चुनाव के दिन भी हम लोग मिले, सब कुछ हुआ। लेकिन आज के 3-4 दिन पहले राजन भाई साहब, जो हमारे बचपन के दोस्त भी थे, वर्तमान में उनके एक छोटे भाई डॉक्टर हैं, उनकी सारी व्यवस्था वो देखते थे। वो खुद पैथोलॉजिस्ट थे, शायद
पैथोलॉजी वगैरह चलाते थे। तो और इतने ही मधुर व्यक्तित्व के धनी वो थे कि मैं कह नहीं सकता। हालांकि मेरे परिचितों में 10-12 के आसपास डेथ हुई है इस कोरोना से, लेकिन जितना देख के वो विशाल का मुझसे 1 हाथ लंबा, मुझसे मेरी शरीर का डेढ़ गुना ये पर्सनालिटी थी। और शायद आप लोग फेसबुक वगैरह पर देखेंगे तो डॉक्टर रुद्र प्रताप सिंह ऐसे करके रुद्र प्रताप या ऐसे करके रुद्र प्रताप सिंह करके वो मिल भी जाएंगे। तो कहने का मतलब कि सबसे पहले तो मैं अपने उस मित्र को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान दें। उसके साथ ही हमारे वाराणसी जनपद के जो शिक्षक बंधु जो आज हमारे बीच नहीं है, मैं उनको भी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। शिवा चौबे भाई, कई ऐसे लोग हैं, कई ऐसे मित्र हैं जो हमारे बहुत करीबी रहे हैं। सबका नाम ठीक नहीं है क्योंकि ये वीडियो अगर उनके परिजनों के पास के सामने जब गुजरेगा तो बार बार याद आएगी, इसलिए मैं अब नाम लेना बंद करता हूँ। उन सभी को मेरी तरफ से श्रद्धांजलि है। भगवान उन्हें अपने चरणों में स्थान। ये तो हो गई कोविड की बात। इसको हरा के, इसको जड़ समेत उखाड़ के फेंक देना हमको उसी चैनल में। ये ध्यान रखिए, इससे डरना नहीं है। जब डर गए तो समझ लीजिए ये छोड़ नहीं रहा है। इसको डरना नहीं है, इसको जड़ से ही उखाड़ के चाइना में वापस भेजना है। भावुक हो जाता हूँ ऐसे क्षणों में जब हमारी सरकार लड़ रही है, लड़ने का प्रयास कर रही है, फिर भी बचा नहीं पा रही। हॉस्पिटलों के दृश्य हम जब देख रहे हैं तो ये लगता है कि ये क्या हो रहा है, ऑक्सीजन नहीं मिल रहा। इसके बारे में कभी हमने सोचा है? नहीं। लेकिन हमको सोचने का समय आ गया है, सोचने की बारी आ गई है। सरकार को भी सोचने की जरूरत है, हमें भी सोचने की जरूरत है। सरकार अपना काम कर रही है। सरकार जितना काम कर रही है वो भगवान भरोसे है, बहुत अच्छा है। लेकिन किस तरीके से काम, मुझे ये कहना नहीं चाहिए, लेकिन किस तरीके से काम कर रहे हैं कि आज इतने पूरे प्रदेश में आज के 1 हफ्ता पहले का आंकड़ा है कि 750 अध्यापक काल के गाल में समा चुके हैं। चलिए इन परिस्थितियों से हम बाहर निकलते हैं, क्योंकि भाव में बहेंगे तो आज का क्लास हमारा नहीं हो पाएगा। आज के क्लास के लिए केवल इतना ही मैं कहना चाहूँगा, मंजिलों को पाने की चाहत जो रखते हैं, समुंदर पर भी पत्थरों के पुल बना देते हैं, पत्थरों के पुल बना देते हैं। तो हम इन परिस्थितियों से लड़ते हुए आज एक चीज और मैं बता दूं, आज हम जो आपके सामने हैं वो क्यों है? कहीं ना कहीं हम लोगों के अंदर भी डर है कि अभी हम लोगों का आज ही सूचना मिली है कि हम लोगों का भी कोविड जांच होने वाला है। तो मैं बड़ा खुश हूँ कि कम से कम जांच तो हो जाए। पॉजिटिव आया तो ट्रीटमेंट मिल जाएगा, नेगेटिव आया तो कम से कम हमारा मनोबल बढ़ जाएगा। तो इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, जो भी होगा देखा जाएगा। लेकिन कहीं न कहीं इन परिस्थितियों से घर में बंद है, कहीं निकलना नहीं है। हमने सोचा कि कुछ ऐसा किया जाए। आने वाला जो कि PCS की अपकमिंग परीक्षा जो 13 जून को होने वाली है, उसके तैयारी के रूप में हमारे कुछ प्रतियोगी लगे हुए हैं। तो हमने सोचा चलिए हम लोग इसी पर कुछ वीडियो डाला जाए। किसी को हो सकता है उपयोगी लगे, या हो सकता है किसी हमारे तरीके से 2-4 को भी अगर फायदा मिल जाता है तो मैं सेटिस्फाइड हो जाऊंगा, संतुष्ट हो जाऊंगा कि हमारी वजह से 2-4 लोगों को कुछ फायदा मिला, 2-4-10 नंबर का हुआ। तो अगर ऐसा होता है तो कमेंट में जरूर हमको लिख के बताइएगा कि तरीका कैसा है अध्यापन का, और इससे क्या आपको फायदा हुआ या नहीं। याद करने
का जो मैं तरीका बता रहा हूँ उससे याद हुआ, क्योंकि आज मैं जो टॉपिक लेकर आया हूँ वो है सभी परीक्षाओं में, चाहे वो यूपीएससी का हो, चाहे वो स्टेट पीसीएस हो, चाहे वो एसआई हो, कोई भी परीक्षा हो उसमें जैसे स्टेट पीसीएस की मैं बात करता हूँ, पिछली बार तो पॉलिटी एज सब्जेक्ट लेता हूँ, तो पॉलिटी में करीब करीब 21-22 प्रश्न आते हैं, और उस 21-22 में जो मैं आज का टॉपिक लिया हूँ पार्ट, संविधान के पार्ट, उसमें से मान के चलिए 5 से 10 क्वेश्चन के बीच में रहता है। तो आज के इस आधा घंटा के लेक्चर में, आधा घंटा के क्लास में अगर हम कंसंट्रेशन बना करके और सीख करके एक कहानी के रूप में, एक फ्रेम के रूप में अगर हम पढ़ लेंगे तो निश्चित रूप से किसी भी परीक्षा में मान के चलिए कि 10 प्रश्न, मैक्सिमम 10 या मिनिमम 5 से 10 के बीच में एक एवरेज मान लीजिए 8-10 क्वेश्चन हम तैयार करने जा रहे हैं केवल आज के इस लेक्चर से। ऐसे ही बीच बीच में मैं और भी लेक्चर, मैं और भी मटेरियल जो कि परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट होगा मैं ले आऊँगा और समय समय पर आपको डिलीवर करता रहूँगा। उसके हिसाब से आप अपनी तैयारी जारी रखें। अभी हम इरेगुलर होने की वजह से समय समय पर वीडियो देंगे, और मेरा ये प्रयास होगा कि आगे चल के हम एक इसको प्लेटफॉर्म मिशन सवेरा के रूप में एक प्लेटफॉर्म विकसित करें जिस पर यूपीएससी, दरोगा आदि की तैयारी विधिवत कराई जा सके। कुछ ऐसे टीचर्स हमारे संपर्क में हैं, उनसे भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा, उनसे भी बातचीत करूंगा और इसी प्लेटफॉर्म पर ले आने का प्रयास करूंगा। तब तक के लिए अभी इस क्लास को देखें, समझें एक कहानी के रूप में, क्योंकि जब हम एग्जाम में बैठते हैं तो क्वेश्चन कुछ इस ढंग से पूछता है, जैसे मान लिया पूछ लिया कि यूटी केंद्र या संघ शासित क्षेत्र जो है, संघ शासित जो राज्य है वो किस भाग में उसका वर्णन किया गया है। अब चूंकि हम ऐसे याद ही नहीं कर पाते, भाग 1 में क्या है, भाग 2 में क्या है, नहीं अरे यार याद भी करते हैं भूल जाते हैं। तो आज उसको हमने एक कहानी के रूप में फॉर्म किया हुआ है, उसको बनाया है, उसको आज हम देखेंगे और उम्मीद करता हूं कि आज का आज क्या, आज के आज 22 के 22 भाग आपकी जुबान पर हो जाएगा। ये मेरा चैलेंज है, ये मेरा वादा है। थोड़ा सा आपको अपना कंट्रीब्यूशन देना पड़ेगा, यहाँ देखना है, उस कहानी को दिमाग में बैठाना है और उसके बाद क्लास के बाद 1 से 2 बार उसको रिवाइज करना है। आइए हम बढ़ते हैं अपने लेक्चर की तरफ। पॉलिटी, सबसे पहले पॉलिटी है क्या, इसमें भाग का क्या महत्व है, इस पर भी हम थोड़ी सी चर्चा करके चलें। हमारे देश के संविधान की जो आवश्यकता महसूस हुई, पहले रियासतें थी, वहां राजा महाराजा हुआ करते थे, तो राजा महाराजा के समय में रियासतों में कोई लिपिबद्ध लिखित नियम कानून नहीं। ऐसे में कभी भी किसी के साथ पक्षपात या अन्याय होने की संभावना पूरी बनी रहती थी। अंग्रेजों के समय में भी जब तक कंपनी थी, कंपनी के रूल करने तक कोई विशेष वो नहीं था, लेकिन उसके बाद जब धीरे धीरे सत्ता का हस्तांतरण ब्रिटिश गवर्नमेंट के हाथों में गया, महारानी के हाथों में गया, वहां से धीरे धीरे कई लेख पत्र, कई निर्देश आने शुरू हुए, वो उसका धीरे धीरे क्रमिक विकास होता रहा एक के बाद एक।
सबसे इंपॉर्टेंट जो रहा इसमें, जब हमारा देश आजाद होने के एकदम नजदीक पहुंचा, तो उस समय ये चूंकि डिमांड पहले से चलती आ रही थी हमारे परतंत्र भारत के नेताओं के द्वारा की जा रही थी अंग्रेजों से, लेकिन जब हमारा देश आजाद होने को आया तो इस पर काम हुआ, और छोटी छोटी रियासतों को जब आजाद हुआ तो उसके चूंकि वो काम चल रहा था, उस पर संविधान सभा की स्थापना हो चुकी थी, सब कुछ हो चुका था, तो काम चल रहा था। और जैसे जैसी आवश्यकता संविधान सभा को महसूस हुई, प्रारूप समिति के लोगों को हुई, और उसमें कई समितियां थी, उस पर चर्चा हम दूसरे वीडियो में करेंगे। अभी मेन हमारा जो उद्देश्य है वो केवल पाठ को सीखना है, तो ये उसकी भूमिका के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे जैसे उनकी जैसी जैसी आवश्यकता महसूस हुई कि हम कैसे कैसे उस नियम कानून को बनाएं, तो उसके हिसाब से ये उन्होंने बनाया। तो सबसे पहले ड्राफ्टिंग समिति में या संविधान सभा ने, पूरे संविधान सभा की हम बात करते हैं, तो सबसे पहले उन्होंने सोचा कि हम किस पर काम करने जा रहे हैं, हम नियम कानून बनाने जा रहे हैं, तो किसके लिए बनाने जा रहे हैं और इसका उद्देश्य क्या होगा, ये किसके लिए बनाया जा रहा है। तो सबसे पहले तो ये था कि ये नियम कानून किसके लिए बनाया जाए, तो उस चीज को, उस उद्देश्य की को उन्होंने भाग 1 में रखा। तो उसको क्या नाम दिया गया, अंग्रेज जाने वाले थे, छोटी छोटी रियासतें थी हमारे देश में 500 से ज्यादा, उन छोटी छोटी रियासतों को मिला करके कुछ राज्य बनाए गए, और उन राज्यों को मिला करके एक संघ बनाया गया, राज्यों का संघ बनाया गया। तो पहले भाग में सबसे पहले यही हुआ कि हम एक बाउंड्री बना लें। सबसे पहले तो यही होता ना कि जैसे हमको कोई फिगर बनाना है, तो सबसे पहले बाउंड्री, जैसे भारत का नक्शा ही बनाना है तो हम सबसे पहले बाहरी वाला भाग बना लेते हैं, फिर अंदर के भाग को, क्योंकि एक सिक्योर हो गया। तो सबसे पहले हम उसी को सिक्योर करने के लिए सबसे पहले भाग में हमने वर्णन किया, संविधान सभा ने, संघ की और उसके राज्य क्षेत्र की। तो सबसे पहले हम इसमें यहाँ लिखते हुए, नोट बनाते हुए चलिए, मैंने बता दिया कि नोट बनाइए और उसको 1-2 बार रिवाइज भी करिए। आज कम से कम 10 क्वेश्चन आपके किसी भी परीक्षा के, यूपीएससी हो, स्टेट पीसीएस हो, दरोगा हो, कुछ भी हो, टीईटी हो, टीईटी वगैरह में भी आता है इस टाइप का क्वेश्चन, तो उसमें से 7-8 से 10 क्वेश्चन तक आप सिक्योर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्या हो गया, संघ और क्या, हाँ बताइए, संघ एवं उसका राज क्षेत्र, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। संघ एवं राज्य क्षेत्र में संघ एवं राज्य क्षेत्र के को लेने के बाद इसमें 1 से लेकर 4 तक अनुच्छेदों की चर्चा की गई है। उसमें हम बाद में बात करेंगे कि अनुच्छेद 1 क्या है, अनुच्छेद 2 क्या है, अनुच्छेद 3 क्या है। इसमें अनुच्छेद अलग अलग अनुच्छेदों में अलग अलग चीज़ें दी हुई है। जैसे अनुच्छेद 2 में दिया है कि हम किस प्रकार से राज्यों को मिलाएंगे, बाहरी राज्यों को किस ढंग से हम संघ में प्रवेश देंगे। भाग 3 में दिया हुआ कि किस तरह से राज्य के संघ के अंदर की, देश के अंदर की सीमाओं का तोड़ फोड़, नाम परिवर्तन, सीमा परिवर्तन, ये सब हम कर सकते हैं। तो इस तरह से हम संघ और उसके राज्य क्षेत्रों का वर्णन किए। भाग 2 में जब संघ और उसके राज्य क्षेत्र की चर्चा हो जाती है, तो उसके बाद आता है कि हम उसके अंदर रहने वालों की भी तो बात करेंगे। एकदम केवल हम बाउंड्री बना दें, उसमें कोई नहीं तो क्या मतलब है। तो हम उसके अंदर निवास करने वालों की बात करेंगे कि उसमें जो लोग रहने वाले हैं उनको भी कुछ
उनकी वैलिडिटी क्या होगी, उनकी वैधता क्या होगी। तो इसके लिए नागरिकता की बात की गई, इसमें भाग 2 में। तो हम भाग 2 में नागरिकता की बात कर लिए। अब जब भाग 2 में नागरिकता की बात कर लिए, भाग 2 में जब हम नागरिकता की बात कर लिए, तो नागरिकता का मतलब क्या, यानी कि जब वो रहेंगे, यानी मैं अपने लिए मैं बात करता हूं, जब मैं यहां हूं तो मुझे कुछ अधिकार भी तो चाहिए। मैं हूं, कोई आके मुझे मार के चला गया, कोई न खाने को है न पीने को है। तो या सबसे बड़ा उदाहरण देख लीजिए मत का, भाई हम हैं तो हमारा क्या औचित्य है, जब तक हमको कुछ अधिकार न मिले। तो हम फिर भाग 3 में हमको क्या दिया गया, मौलिक अधिकार या मूल अधिकार। क्या दिया गया, मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार हो गया। मूल अधिकार मिल गया। अब भैया भाग 4 में क्या है, राज्य के नीति निदेशक तत्व। ये भी एक तरह से मूल अधिकार के ही रूप की बात की जा रही है डीपीएससी में। राज्य के नीति निदेशक तत्व, तो ये भी भाग 4 में रखा गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व। एक चीज यही और आपको बता दें, भाग 4 ख, यहाँ पर 4 में एक ख, भाग 4 ख भी एक ऐड किया गया है, समझ रहे हैं। इसको मूल कर्तव्य के रूप में लिया गया है। मूल अधिकार तो सब लोग अधिकारों की बात करते हैं, लेकिन कर्तव्य की बात कोई नहीं करता है। अगर कर्तव्य की बात कर ले तो हमारा देश भी महान है और भी महान बन जाएगा। तो 4 ख में किसकी बात की गई है, मौलिक कर्तव्यों की। किसकी, मौलिक कर्तव्यों की। भाग 5 में क्या आ गई, भाग 5 में अब चूंकि ये सब हो गया, आउटलाइन बन गई, अब हम उसकी जैसे संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र हो गया, नागरिकता, मूल अधिकार, राज्य के नीति, मौलिक कर्तव्य। अब हम यहां से शुरू करेंगे, उसके एक एक चीजों को डिटेल में पढ़ेंगे। जैसे संघ, तो अब यहाँ भाग 5 में अब धीरे धीरे देखिए, पहले संघ को पढ़ेंगे, फिर राज्य को पढ़ेंगे, फिर और दूसरे तरीके के जो राज्य हैं, यूटी है, इन सबको पढ़ेंगे, पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे। अब यहाँ से हम डिटेल पढ़ना शुरू करेंगे। तो अभी इसके बाद हम 5 में कौन सा पढ़ेंगे, संघ को पढ़ेंगे। भाग 6 में क्या पढ़ेंगे, राज्य के विषय में हम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, संघ के बाद राज्य के बारे में पढ़ेंगे। फिर भाग 7 में क्या पढ़ेंगे, अच्छा भाग 5 में जो संघ पढ़ लिए, संघ का मतलब सारे राज्यों का एक जो संघ है उसके बारे में हमने पढ़ लिया। भाग 6 के बारे में, राज्य के बारे में भी पढ़ लिया। भाग 7 में जो हम पढ़ने वाले हैं वो जो पहली अनुसूची है, पहली अनुसूची में भाग ख में कुछ राज्य दिए गए हैं, स्पेशल राज्य, तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो पहली अनुसूची, के भाग ख के राज्य, ठीक। भाग 8 में क्या पढ़ेंगे, भाग 8 में क्या पढ़ेंगे, संघ
भाग 8 में क्या पढ़ेंगे? संघ राज क्षेत्र यानी यूटी, यूनियन टेरिटरीज। क्या पढ़ेंगे? संघ राज क्षेत्र। भाग 9 में क्या पढ़ेंगे? भाग 9 में पंचायतों के बारे में पढ़ेंगे। राज्य संघ हो गया, राज्य हो गया, स्पेशल राज्य हो गए, यूनियन टेरिटरीज हो गए। अब क्या रह गया? पंचायतें। इसमें भी देखिए भाग 3 में 3 पार्ट है। 3 पार्ट क्या? 3 भाग है। 9 तो 9 में क्या पढ़ेंगे हम? पंचायतें पढ़ेंगे। भाग 9 ख में क्या पढ़ेंगे? क में क्या पढ़ेंगे? नगर पालिकाएं। और 9ख में क्या पढ़ेंगे? सहकारी समितियां। ठीक, ये हो गए भाग 9 भाग हम लोगों ने अध्ययन कर लिया है। एक बार सरसरी नजर पर देख लेते हैं। भाग 1 में संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र, भाग 2 में नागरिकता, भाग 3 में मूल अधिकार, भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व, 4क में मौलिक कर्तव्य, भाग 5 में संघ, भाग 6 में राज्य, भाग 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, भाग 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, भाग 9 में पंचायतें, 9क में नगर पालिकाएं, 9ख में समितियां, सहकारी समितियां। तो ये 9 हो गए। अब हम आगे पढ़ेंगे, इसको इरेज कर देते हैं पहले। अब हम फिर से पढ़ेंगे। भाग 9 तक हम लोगों ने पढ़ लिया है। भाग 10 में हम पढ़ेंगे। ये इसलिए छोड़ दिए हैं क्योंकि हमको ज़्यादा लिखने की जरूरत न पड़े, हम यहीं से धीरे धीरे आगे बढ़ते जाएंगे। भाग 10 में क्या है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र। अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों की बात भाग 10 में की गई है। किसकी बात की गई है? अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्रों की बात की गई है। 12 में क्या किया? सॉरी 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। यहां तक तो ठीक है। अब यहां तक राज्यों की बात हो रही थी। 5 तक, भाग 4 तक तो ऐसे था। 5 से लेके 10 तक जो है क्षेत्रों की बात हुई। 5 से लेके 10 तक क्षेत्रों की बात हुई। 1 से लेके 4 तक किसकी बात हुई? संघ, मूल अधिकार, नागरिकता, उसके बारे में बात हुई। 5 से 10 के बारे में किसके बारे में बात हुई? एरिया के बारे में बात हुई। संघ
का एरिया कौन सा है, राज्य का एरिया कौन सा है, उसके बारे में, और यूटी के बारे में, पंचायतों के बारे में, नगर पालिकाओं के बारे में। 11 में क्या रखा गया? संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। संघ एवं राज्यों के बीच संबंध। ये हो गया भाग 11। अब इसमें जब संबंध बन गया तो इसमें विवाद भी होगा। जब जब ये जब संबंध जहां होता है वही वाद विवाद होता है कि नहीं भाई? एक खेत के बगल में दूसरा खेत है तो इन दोनों की सीमा भी है, एक दूसरे में इस खेत से आना जाना होगा, तमाम चीजें होती हैं, तो उसका वाद विवाद भी होगा। तो इसमें संघ और इसमें विवाद किस चीज का होगा? सबसे पहला किस चीज का होता है? वित्त का होता है, वित्त। और किसका होता है? वित्त का बाद संपत्ति। किसका होगा? संपत्ति का। उसके बाद किसका होगा? जो एग्रीमेंट होता है एक दूसरे की संविदाएं, उस संविदाओं का। वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। तो भाग 12 में किस चीज की बात हो गई? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद। अब भारत और उसके राज्य क्षेत्र और उसके बीच में जैसे संबंध हो गया, उसके बाद इन दोनों के भारत और राज्यों के बीच वाद विवाद हो गया। अब इसके बाद आपस में लोग व्यवसाय और व्यापार भी करेंगे। तो भारत का लीजिए या संघ का लीजिए, भारत और राज्यों के बीच व्यवसाय व्यापार समागम, मतलब एक दूसरे के क्षेत्रों से आना जाना। ये भाग 13 में हो गया। भाग 14 जब ये सब होगा तो हमें अधिकारियों की भी आवश्यकता पड़ेगी भाई। कहीं सेल टैक्स देना है, कहीं रोड टैक्स देना है, तो इसके लिए हमें सेवाओं की जरूरत पड़ेगी, सर्विसेज की जरूरत पड़ेगी, जिसकी आप तैयारी कर रहे हैं। तो भाग 14 में क्या हो गया? संघ और राज्य की सेवाएं, संघ और राज्य क्षेत्र की सेवाएं। ये हो गया। तो अब इसमें अगर कहीं से कुछ डाउट रहता है तो आप कमेंट के माध्यम से जरूर हमसे पूछिए और हम पूरा आपके डाउट को क्लियर करने का पूरा प्रयास करेंगे। उसके बाद भाग 15 की बात करते हैं। भाग 15 में निर्वाचन है। भाग 16 में निर्वाचन के बाद विशेष उपबंध, कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। भाग 17 में क्या है? राजभाषा। भाग 17 में क्या है? राजभाषा।
भाग 18 में क्या है, आपात उपबंध। ये हो गया। 9 तक हम पीछे पढ़ चुके थे। 10 में क्या है, अनुसूचित एवं जनजातीय क्षेत्रों के बारे में। 11 में संघ और राज्यों के बीच संबंध। 12 में क्या है, वित्त, संपत्ति एवं संविदाएं और वाद। 13 में है भारत और राज्यों के बीच व्यवसाय, व्यापार और समागम। 14 में है संघ और राज्य के अधीन, राज्य क्षेत्र के अधीन, राज्य क्षेत्र के अधीन सेवाएं। 15 में है निर्वाचन, जो चुनाव अभी हुआ है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध। 17 में राजभाषा। 18 में आपात उपबंध। अब 19, 20, 21, 22 4 और बचा है। तो 19, 20, 21, 22 4 और हम लोग देख लेते हैं। ये हो गया, ये सब मिट गया 4। अब हम पढ़ेंगे क्या, 4 और वो है उसको हम पढ़ेंगे। तो 18 तक हो गया। 19, भाग 19 में है प्रकीर्ण, मैस्कुलिनियस। भाग 20 में क्या है, भाग 20 में क्या है, संविधान संशोधन, संविधान संशोधन। भाग 21 में क्या है, अस्थाई, अस्थाई, संक्रमणशील और विशेष उपबंध। क्या है, अस्थाई, संक्रमणकालीन, अस्थाई, अस्थाई, संक्रमणकालीन। संक्रमणकालीन का अर्थ क्या है, उसको आप लोग कमेंट में छापिए। संक्रमणकालीन विशेष उपबंध। और भाग 22 में संक्षिप्त नाम, संक्षिप्त नाम, निरसन। निरसन मतलब जो डिलीट, निरसन का अंग्रेजी बताएं, निरसन का अंग्रेजी बताएं, डिलीट। जो संविधान में से जो धाराएं, अनुच्छेद ये डिलीट कर दी जाती है उनको निरसन कहते हैं। ठीक है, प्रारंभ, ठीक है, प्रारंभ आदि। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, जिसमें हम 22 भागों की चर्चा हमने किया। अब हम एक बार एक तरफ से फिर से बात कर लेते हैं कि वो सारे 22 के 22 भाग कौन कौन से हैं। एक तरफ से हम लोग देखते जाते हैं। भाग 1 में क्या है, एक बार हो चुका, दूसरी बार, इसके बाद आज की कक्षा समाप्त होगी। उसके बाद 2 बार हमने बताया, 2 बार आपको भी उसी कहानी के साथ, फ्रेम, कहानी फ्रेम के साथ आपको सीखते चलना है। क्या है? तो सबसे पहला भाग कौन सा है, संघ एवं उसके राज्य क्षेत्र। भाग 2 में नागरिकता। भाग 3 में, भाग 3 में बताइए। अरे भाई, नागरिकता हो गई तो उसके बाद कुछ तो मिलेगा, कोई अधिकार तो मिलेगा, मूल अधिकार। भाग 4 में राज्य के नीति निदेशक तक। भाग 4 ख में, 4 हो गया, 4
ख भी है मूल कर्तव्य। जब अधिकार आपने पाया तो मूल कर्तव्य भी, आपको कर्तव्य का निर्वहन भी आवश्यक है। भाग 5 में संघ, भाग 5 में क्या है? संघ। भाग 5 में संघ, 6 में राज्य, 7 में पहली अनुसूची के भाग ख के राज्य, 8 में संघ राज्य क्षेत्र यानी यूटी, 9 में पंचायतें, 9 क में नगर पालिकाएं, 9 ख में बताइए सहकारी समितियां, भूल जा रहे हैं, ठीक है। भाग 10 में अनुसूचित एवं जनजाति क्षेत्र, 11 में क्या है? संघ एवं राज्यों के बीच का संबंध, 12 में क्या है? वित्त, संपत्ति, संविदाएं और वाद, 13 में क्या है? भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर। अब देखिए यहां से जहां संबंध है, भाग 11 में संबंध हुआ, संबंध बना, संबंध के बारे में अध्ययन किया। तो भाग 12 में वित्त और संपत्ति से संबंधित वाद भी वही हो गया। अब उधर एक तरह से संबंध हम देख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तब तक इधर वाद विवाद भी हो गया। किसका वाद विवाद? वित्त और संपत्ति का। और भाग 13 में वहीं पर व्यापार और वाणिज्य भी शुरू हो गया। जब विवाद हुआ तो फिर अब धीरे धीरे व्यापार का समागम शुरू हो गया, व्यापार होना शुरू हो गया। 14 में संघ और राज्य, जब व्यापार शुरू हो गया, जैसे कोई बिजनेस कर रहा है तो उसमें एक राज्य से दूसरे राज्य में जाने के लिए भी टैक्स लगेगा। अब तो सारे टैक्सों को इकट्ठा करके जीएसटी के रूप में ले आ दिए हैं, नहीं तो पहले सेल टैक्स और रोड टैक्स, तमाम प्रकार के टैक्स लगते हैं, ठीक है। सेल टैक्स, रोड टैक्स, बिक्री कर, क्या क्या तमाम तरह के कर लगते थे। अभी उसको एक जगह करके इकट्ठा करके जीएसटी के रूप में गुड्स एंड सर्विस टैक्सेस के नाम से हम जीएसटी को जानते हैं। तो क्या हो गया? व्यापार के लिए खोल दिया गया। तो भाग 13 में व्यापार के लिए वो किया गया, भारत राज्य के क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम की बात की गई। भाग 14 में अब उसको चेक करने के लिए अधिकारियों की भी जरूरत पड़ेगी। तो हमको संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की भी बात हम करते हैं। जैसे यूपीएससी संघ लोक सेवा आयोग है और स्टेट पीएससी राज्य लोक सेवा आयोग है। संघ लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, और यूपी जैसे यूपीएससी और यूपीपीएससी। देखिए इंपॉर्टेंट चीज, यूपीएससी यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन, ये देखिए यूपीएससी, ये संघ है यूपीएससी, और यहाँ यूपीपीएससी, ये देखिए यहाँ डबल पी हो गया, बस अंतर इतना ही है। इसमें क्या है? उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन, ये इसमें भी लोग, कुछ बच्चे हमारे कंफ्यूज रहते हैं कि ये क्या है, यूपीएससी यूपीपीएससी, या बीपीएससी हो सकता है, एमपीपीएससी हो सकता है। तो ये जो है पहले यही कंफ्यूजन रहता है कि इसमें क्या अंतर है, यूपीपीएससी यूपीएससी। तो इस चीज को, डाउट को क्लियर कर लीजिए। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और उत्तर प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन। तो हम कहाँ थे? भाग संघ और राज्यों के अधीन सेवाओं की बात कर रहे थे हम। भाग 14 में हम थे, यानी कि
जैसे यूपीएससी की जो तैयारी कर रहे हैं उनका सिलेक्शन होगा तो वो केंद्र में नियुक्ति पाएंगे। केंद्र का मतलब संघ में, वो कहीं भी उनको केंद्र भेज सकती है। और जो राज्य के अधीन अपना यूपीपीएससी में पाएंगे तो वो केवल स्टेट की ही सर्विस में रहेंगे। अब आता है भाग 15 में, इसमें निर्वाचन है। जो भी कई मतलब निर्वाचन का मतलब कोई भी निर्वाचन, चाहे वो ऐसा नहीं, इसमें स्टेट और केंद्र की बात नहीं है, वो निर्वाचन एक ही निर्वाचन आयोग है, उससे संबंधित जितनी भी बातें हैं वो सारे भाग 15 में है। 16 में कुछ वर्गों के लिए विशेष उपबंध, कहीं सबके लिए होता है कुछ न कुछ, तो कुछ विशेष वर्ग जैसे आपके विशेष वर्ग SC ST OBC माइनॉरिटी या किसी भी उसके लिए आप मान सकते हैं, उसके लिए विशेष उपबंध के हम इसकी चर्चा करेंगे अनुच्छेदों को जब हम पढ़ेंगे तब। 16 हो गया। 17 में राजभाषा, राजभाषा के बारे में कितनी राजभाषाएं हैं कमेंट करके बताइएगा। 18 में आपात उपबंध, 19 में प्रकीर्ण मिसक्लूनियस की बात की गई है, 20 में संविधान संशोधन की बात, 21 में अस्थाई अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध, अस्थाई संक्रमणकालीन और विशेष उपबंध। और सबसे लास्ट यानी 22वां है संक्षिप्त नाम, प्रारंभ, हिंदी में प्रविधान या जो भी है हिंदी में, और डिलीट करना, निरसन, किसी भी अनुच्छेद को, भाग को या अनुसूची को कुछ निरसन करना है तो उससे संबंधित जो क्लास दिया गया है वो दिया गया है किसमें, भाग 22 में। तो आज का क्लास संपूर्ण हुआ और इसी प्रकार के और भी क्लासेस आपको हम डिलीवर करेंगे। आपके कमेंट के माध्यम से हम जानना चाहेंगे कि क्या ये क्लास डिलीवर करने का तरीका सही था या उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है, जिससे हम जो हमारा सपना है कि हम आगे एक ऐसा प्लेटफॉर्म स्टेट PSC के लिए तैयार करें कि हमारे ग्रामीण बच्चों को भी इसका लाभ मिले और जो कि दिल्ली और इलाहाबाद में जाके जिनके पास जिनकी कैपेसिटी उतनी नहीं है, वहाँ तैयारी नहीं कर पाते हैं, तो ये हमारा एक इनिशिएटिव है, शुरुआत है, एक सोच है। अगर इसमें आपका सहयोग मिलेगा तो हम इस पर आगे जरूर बढ़ेंगे। इसी शुभकामनाओं के साथ आपका भविष्य सुरक्षित हो। इस जो कोविड की स्थिति बनी हुई है इसमें आप अपने जीवन की रक्षा स्वयं करिए और इन सभी मंगल कामनाओं के साथ धन्यवाद। जय हिंद।